नमस्कार दोस्तों। कनाडा हर साल नए नए नागरिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करता है और कनाडा के द्वारा अभी हाल ही में साल 2026 के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट की हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आप किस प्रकार से साल 2026 में कनाडा की नागरिकता जो है आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी योग्यता क्या है, प्रोसेस एंड इसके रूल्स क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो कनाडा हर साल करीब 4,30,000 नए स्थायी निवासियों का स्वागत करता है और इसमें से जब ये लोग अपने जो रेजिडेंसी पीरियड है वहाँ पर निवास करने का पीरियड पूरा करने के बाद ये वहाँ पर स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हें वोट देने का अधिकार, कनाडा का पासपोर्ट रखने का अधिकार एंड इसके अलावा कनाडा की सिविक लाइफ जीने का ये जो है प्रोसेस कहीं ना कहीं उन्हें एक अधिकार देती है। अब यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कनाडा के द्वारा रखी गई हैं। तो आप कम से कम कनाडा के अंदर अगर आप वहाँ के नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम आपका एक वैलिड, कम से कम आपका परमानेंट रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए एंड इसके अलावा आपकी फिजिकल जो प्रेजेंस है वो भी कनाडा के अंदर होनी चाहिए। आप 5 साल में से कम 1,095 दिन यानी 3 साल कनाडा के अंदर रहे हों एंड इसके अलावा 5 साल में से कम आपकी 3 साल की कनाडा के अंदर जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपने कनाडा के अंदर कम से कम फाइल की हो एंड इसके अलावा 18 से 64 साल के बीच की जो जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें कम से कम इंग्लिश और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अंदर पूरी तरीके से दक्ष होने चाहिए। उनकी बोलने की जो फ्रिक्वेंसी है वो एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले अपनी योग्यता को कंफर्म करना होगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर आप कनाडा की योग्यता नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। इसमें सबसे पहले आपको रेजिडेंसी के दिन चेक करने होंगे कि आप कितने दिन कनाडा के अंदर रहे हैं। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे और अन्य जो भी ज़रूरतें हैं वो आपको चेक करनी होंगी। एंड इसके अलावा अपनी फिजिकल प्रेजेंस का कैलकुलेटर आप IRCC वेबसाइट के ऊपर जा करके वहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी के जो डेज हैं उन्हें वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठा कर लेने हैं। इनमें से आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म CIT-0002 फॉर एडल्ट, यानी जो भी एडल्ट्स हैं उनके लिए ये फॉर्म जो ज़रूरी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर CIT-0003 माइनस के लिए यानी बच्चों के लिए ये फॉर्म ज़रूरी है भरना। एंड इसके अलावा PR कार्ड और लैंडिंग रिकॉर्ड, आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास वहाँ पर रहने का रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड इसके अलावा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास होने चाहिए। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी लैंग्वेज दक्षता की प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आपको लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज आपको बोलना अच्छी तरह से आता है अगर ज़रूरत हो तो। एंड इसके अलावा यहाँ पर फीस पेमेंट रसीद आपको कनाडा के जो भी वहाँ की मुद्रा है उसके हिसाब से लेना होगा। इसमें CAD $630 इसमें एडल्ट के लिए देने होते हैं एंड इसके अलावा CAD $100 आपको माइनस के लिए देने होते हैं। एंड इसके अलावा फोटोग्राफ्स दैट मीट IRCC स्टैंडर्ड्स, यानी IRCC के मानकों के अनुसार आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। स्टेप 3 के अंतर्गत आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सबसे पहले आपको फीस पे करना होता है IRCC पोर्टल के ऊपर जा करके। एंड इसके अलावा अपना कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज जो है, जो एरोप्रेट IRCC का जो ऑफिस है उसको आपको मेल करना होता है। एंड इसके अलावा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, यानी आपको कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं उन्हें फीस पे करने के बाद। एंड इसके अलावा इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस भी है, तो आप कनाडा की नागरिकता के लिए ऑनलाइन भी IRCC की वेबसाइट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। अब सिटीजनशिप टेस्ट एंड इंटरव्यू की बात करें तो जो भी 18 से 54 साल के लोग हैं उन्हें सिटीजनशिप नॉलेज टेस्ट देना होता है कनाडा के अंदर जा करके। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो जाननी होती है कम से कम कनाडा की हिस्ट्री के बारे में, उसकी वैल्यूज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में एंड राइट्स के बारे में, इनके बारे में कनाडा के बारे में आपको कम से कम ये सब जो है पता होना चाहिए। एंड सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कनाडा के अंदर आपको टेस्ट ना दे करके सीधा का सीधा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। आपसे जो है बोर्ड पैनल खुद आपसे सवाल जवाब करता है। एंड इसके अलावा सिटीजनशिप सेरेमनी होती है, जब आपका एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद
आपको सिटीजनशिप सेरेमनी अटेंड करनी होती है, जिसमें आपको सिटीजनशिप के लिए शपथ ग्रहण करनी होती है। यहाँ पर सिटीजनशिप सेरेमनी के अंदर आपको जो शपथ ग्रहण करनी होती है, इसमें एक शपथ नागरिकता जज होता है या ऑफिशियल लीडर होता है, वो आपको शपथ दिलाता है। एंड वो दोनों भाषाएं बोलता है, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज दोनों भाषाओं को बोलता है। तो उसके हिसाब से आप जो है शपथ ग्रहण करते हैं। एंड इसके अलावा रिसीविंग योर सर्टिफिकेट, जैसे ही आपकी शपथ ग्रहण समारोह पूरा होता है, उसके बाद हर एक व्यक्ति को कनाडा की जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो उसको दे दिया जाता है। एंड इसके अलावा साइनिंग कैंडिडेट जो है ऑथ का जो डॉक्यूमेंट होता है, शपथ ग्रहण करने का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर कैंडिडेट उसके ऊपर साइन करता है। एंड इसके अलावा नेशनल एंथम जो भी राष्ट्रगान है कनाडा का, वो एंड होता है ओ कनाडा पर, यानी आपको कनाडा का राष्ट्रीय गान भी वहाँ पर बोलना सिखाया जाता है। जब भी आपका शपथ ग्रहण समारोह पूरा होता है तो आपको वहाँ पर कनाडा का जो राष्ट्रीय गान है वो आपको वहाँ पर बोलना होता है। एंड इसके अलावा राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, एक बार जब आप कनाडा के नागरिक बन जाते हैं तो आपके कुछ अधिकार होते हैं और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपकी कनाडा के प्रति बनती है। जैसे ही आप एक नागरिक बनते हैं तो आपको ये कंडीशंस है वो फॉलो करनी होती है। इसमें आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, ऑफिस जाने का राइट मिलता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको राइट टू होल्ड कैनेडियन पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट रखने का अधिकार मिलता है। एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सिविक लाइफ, यानी आप कनाडा की जो सिविक लाइफ है उसे जीने का आपको पूरा अधिकार मिलता है। एंड इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट कैनेडियन लॉ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार कनाडा के नागरिक बन जाते हैं तो आपको कनाडा के नागरिकों का सम्मान करना है और वहाँ की जो लॉ है उनका सम्मान करना है। एंड जो भी लोकतांत्रिक वैल्यूज़ है कनाडा की, उन सभी का आपको जो है पूरी तरीके से जो सम्मान करना है, ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न भी है, अगर बच्चे का जन्म कनाडा से बाहर होता है, अगर बच्चे के जो माता पिता हैं वो कनाडा के हैं एंड बच्चे का जन्म कनाडा से बाहर होता है, तो यहाँ पर वो सीधे कनाडा की सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकती है। रेगुलर जो प्रोसेस है उसे छोड़ करके, यानी उन्हें रेगुलर प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, वो सीधे के सीधे जा करके कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कनाडा के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो कनाडा की जो है कनाडा के द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है ड्यूअल सिटीजनशिप, कि आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं। यहाँ पर जब भी कोई नया सिटीजन होता है उसे ज़रूरी है कि वो अपने प्रीवियस जो देश है, यानी जिस देश में वो पहले रहता था, उस देश की नागरिकता को वो बिना छोड़े भी कनाडा की नागरिकता जो है गेन कर सकता है। एंड इससे पहले जब आप कनाडा की नागरिकता गेन करें, आपको पहले अपने पहले वाले देश की जो नागरिकता है एंड उसके रूल्स एंड जो रेगुलेशन है उन्हें एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं आप कनाडा की नागरिकता गेन करें तो आपका जो पेरेंट कंट्री है उसकी नागरिकता आपके हाथों से ना चली जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर बच्चे का जन्म हो चुका है, बाहर हुआ है कनाडा के बाहर, तो अगर कनाडा के जो सिटीजन है वो कनाडा के ही है, तो आप रेगुलर प्रोसेस को छोड़ करके सीधे आवेदन कर सकते हैं और आप दोहरी नागरिकता भी रख सकते हैं। इस प्रकार की कनाडा की जो है नागरिकता का जो है इस प्रकार की कनाडा के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई हैं कि आप दो नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। और इस प्रकार से कनाडा के अंदर आप अगर कनाडा की नागरिकता गेन करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।